तो दोस्तों देखिए आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हो गए आप लोगों को परेशान करने के लिए, है ना। क्योंकि पढ़ाई तो हर किसी को बोरिंग लगती है, तो बोर नहीं होना है। बस एक महीना है एग्जाम का, तो ढंग से थोड़ा तैयारी कर लीजिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। ठीक है, अगेन सेम वैसे ही पैसेज है, उसको पढ़ना है, आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट डिजाइन अ सर्किट इन ऑर्डर टू वेरीफाई ओम्स लॉ। कि एक स्टूडेंट ने एक सर्किट बनाया जिससे कि उसको ओम्स लॉ वेरीफाई करना है। तो ओम्स लॉ आ गया ना सामने, तो ओम्स लॉ आते क्या याद आना चाहिए आपको, बताइए। ओम्स लॉ याद आते, फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। ये फॉर्मूला आपके सामने आना चाहिए। क्लियर हुआ, ओम्स लॉ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यूज द कंपोनेंट्स लाइक एमीटर। तो यहाँ पे और एक बात आ गया, एमीटर। कौन आ गया बताइए, एमीटर। और उसके बाद और एक आया वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर। तो देखिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। ही यूज्ड द कंपोनेंट्स लाइक एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, और उसके बाद एंड प्लग की इन डिजाइनिंग द सर्किट। ही ऑब्जर्व दैट द करंट वाज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। और उसने ये सारा सर्किट बनाया और उसने क्या देखा कि जो करंट हो रहा है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल। ठीक है, आप तो ओम्स लॉ में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बताइए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे V फॉर पोटेंशियल आप चेंज करेंगे करंट आपका इंक्रीज होगा। तो यहीं से तो फिर आता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगाए थे बताइए, V इज इक्वल टू आई आर। याद आ रहा है कुछ, V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है ना। तो ये बात भी इसने कह दिया यहाँ पे। फिर कह रहा है ही रिड्यूस्ड वेरियस रीडिंग ऑफ करंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल में आपके सामने ये देखिए वैल्यू दे रखा है कि इसने जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना किया 0.3, तो करंट कितना फ्लो हुआ 30। वो भी कैसा, ये करंट आपका मिली एम्पियर में, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर और एक होता है मिली एम्पियर। यहाँ पे किस फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है, मिली एम्पियर में। फिर उसके बाद जब पोटेंशियल हुआ 0.6, तो करंट हुआ 60 मिली एम्पियर। फिर 0.9 पे 90 मिली एम्पियर, है ना। तो हमारा जो ऐसा यूनिट क्या कहता है कि ये मिली एम्पियर में नहीं एम्पियर में होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो कह रहा था कि यहाँ पे कुछ ग्राफ्स गिवन है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये डाटा आपके सामने होना चाहिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है द ग्राफ बिटवीन करंट I एंड पोटेंशियल V इन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ शुड बी ऑफ द टाइप। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ पे कुछ टाइप दे रखा है। ये देखिए ये हो गया आपका, इधर I इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इधर आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा। फिर नेक्स्ट ग्राफ है कुछ इस तरीके से, वो है ऐसे कि इधर आपका हो गया वही I और इधर V, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, ये इस तरीके से बना हुआ, अगेन इधर I इधर V, और इधर जो आपका फोर्थ ग्राफ है वो ऐसे बना। तो अब देखिए ग्राफ को समझते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ समझे, देखिए जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे कह लीजिए जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ना चाहिए। ध्यान तो देखिए यहाँ पे ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि मतलब I तो इधर देखिए, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे, अगर इसको ऐसे करिए, देखिए I कम हो गया, और इधर देखिए ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें 0, और यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे। फिर इधर बढ़ाइए, देखिए ये हो गया I, ये हो गया V। मतलब क्या हुआ कि I जैसे जैसे कम हो रहा है V बढ़ रहा है, समझ में आया। I तो कम हो रहा है लेकिन V आपका बढ़ रहा है। या फिर अगर इस तरीके से बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए V कम हो रहा है, I बढ़ रहा है, समझ में आया। आपको यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, इस पॉइंट से, तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या बोलेंगे I कम हो रहा है, V बढ़ रहा है। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, V कम हो रहा है, I बढ़ रहा है ना। लेकिन ऐसा तो ओम ने कहा नहीं, ओम ने क्या कहा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग।
फिर इस ऑप्शन का ये देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से देखिए, अगर यहाँ पे पकड़िए, ये हो गया आपका आई, ये हो गया बी, ये आई हो गया ना, फिर ये हो गया आपका बी, फिर यहाँ पे आइए देखिए, ये हो गया बी, ओ सॉरी आई, और ये हो गया बी, फिर ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका बी। तो देखिए जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे बी भी बढ़ रहा है, क्लियर हुआ ना, जैसे जैसे आई इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बी भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर इधर आइए, ये देखिए आई इंक्रीज हो रहा है लेकिन बी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रुक गया, बी ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो ये तो किसी हाल में सही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए बी इंक्रीज हो रहा है और आई कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा ये वाला। तो दोस्तों आई होप अकॉर्डिंग टू जो हमारा फॉर्मूला है आप इसको समझ पाए, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ग्राफ में कुछ वैल्यूज गिवन है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि आप हमें क्या निकाल के दिखाइए, बताइए, आप हमें रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, बताइए जल्दी बताइए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बताया था ना मिली एम्पियर, तो इस मिली एम्पियर को आपको क्या करना है, सबको 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमें देखिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर। तो यहाँ से बताइए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। देखिए ये आई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। तो इस तरीके से आर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी बाई आई, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल के देखिए, ग्राफ में भी इस तरीके से बना रखा है, अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो ये देखिए ग्राफ में बना रखा है कि ये रहा आपका 30 मिली एम्पियर, ये हो गया आपका 60 मिली एम्पियर और ये हो गया आपका 90, ठीक है। और इस तरीके से ग्राफ में इसके यहाँ पे बना रखा है क्या, यहाँ पे 0.3 और इस पॉइंट पे बना रखा है ये हो गया आपका 0.6 और यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया आपका 0.9, ठीक है। ये 3 पॉइंट बना रखा है, क्लियर हुई बात। तो अब यहां से हमें निकालना है आर। तो आर बताइए, आर कैसे निकलेगा, तो आप बस कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, अपने आप आर निकल जाएगा, ठीक है। तो आर हमारा क्या हो गया, यहां से देखिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है, क्लियर हुआ। यहीं पे वैल्यू रख दिए वी, किसी भी एक को भी रखेंगे हो जाएगा काम। अगर ये वाला वी रखेंगे तो ये वाला आई रखना है, अगर इस वाले को अगर वी रखेंगे तो ये वाला आई रखना है। बात समझ में आया, कोई सा भी ऐसा नहीं कि ये वाला वी रख दिया आई ये वाला रख दिया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए जिसको भी रखना उसको हम रख देते। तो चलिए पहला वाला ही रख देते हैं, छोटा कैलकुलेशन बन जाएगा। ये देखिए 0.3 डिवाइड बाई हमारा करंट कितना हो गया, 30 इंटू 10 टू द पावर -3। ये -3 क्यों आया, क्योंकि करंट हमें एम्पियर में चाहिए ना कि मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बनाने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व मैं आपको करवाता हूँ स्लोली। ये देखिए ये अगर पॉइंट को हटाएंगे तो इसके आगे क्या लग जाएगा 10। देखिए ध्यान से देखिएगा एकदम तसल्ली से, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए ये हो गया 3 डिवाइड बाय 30 इंटू 10 कितना हो गया 300 इंटू 10 टू द पावर -3, क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिए ये -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर, अभी -3 ऊपर जाके बन जाएगा 10 टू दी पावर +30 और नीचे कितना हो गया 300। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए 3 1 3, फिर आ गया आपका 100, ठीक है। अब इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 को आप लिख सकते हैं ये देखिए 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, है ना। फिर ये 10 टू दी पावर 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 टू दी पावर 3, फिर ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -2। तो आप बताइए मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होता है, बताइए क्या हो जाएगा, ये ऐड होता है, ऐड तो होगा लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ माइनस लगा तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 1। मतलब सिंपल सा क्या कहना चाहते हैं कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ, लिख नहीं रहा होगा, ठीक है, एक मिनट।
तो ये कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। इस तरीके से आ गया आपका 10 टू द पावर 1, मतलब आ गया 10। तो ये आ गया आपका 10 ओम, ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर सिंपल सा करना है तो देखिए ये तो हो गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर सिंपल और करना है तो देखिए मैं यहीं पे सिंपल बना देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी इसको ऊपर मत लीजिए, इसको सिंपल से ऐसे कर लीजिए 3 डिवाइड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 10 टू द पावर -1। अब ये 10 टू द पावर -1 ऊपर जाएगा तो हो गया 10 टू द पावर 1, तो वही आ गया 10। कैसे भी कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों आई होप रेजिस्टेंस निकालना आप सीख गए कि ये जो वैल्यू गिवन होगा उससे कैसे निकालना है। तो देखिए हमने पहला वाला रख के निकाला, अगर आप इधर इसको भी रख के निकालना चाहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.6 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -3। तो वही वाला काम क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे अगेन 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 6 डिवाइड बाई 600 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये देखिए ये आ गया 100। तो 100 आने से क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगेन ये आ गया 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -1, ठीक है। अब इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और रेजिस्टेंस है तो ओम, क्लियर हुआ। तो ये देखिए यहाँ से भी 10 ओम आया, यहाँ से भी 10 ओम आया। अब ये थर्ड वाले से अगर आप सॉल्व करके निकालेंगे तब भी आपका 10 ओम ही आएगा, क्लियर हुई बात। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 4 स्टूडेंट सेट अप द सर्किट फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ को करने के लिए 4 स्टूडेंट ने अपना अपना सेटअप बनाया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि वो जो बनाया वो यहाँ पे गिवन है, तो कह रहे हैं इसमें करेक्ट वाला कौन सा है। तो करेक्ट के लिए आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट के लिए देखिए समझिएगा, एमीटर, एमीटर मतलब जो करंट को मेजर करता है, और एमीटर को डिनोट करते हैं हम ए से। बात क्लियर हुआ, एमीटर को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और वोल्ट मीटर को डिनोट करते हैं वी से, ठीक है। देखो अब देखिए ये सपोज करिए हमारे पास, देखिए यहाँ पे सर्किट बना रखा है, ये हो गया हमारा बैटरी, और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा वाला साइड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये यहाँ पे है इसका लगा हुआ है की, क्या लगा हुआ है की, मतलब स्विच ऑन है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे अगर मैं लगा दूं वोल्ट मीटर, ठीक है, बात समझ में आ गई। वोल्ट मीटर ध्यान रखिएगा हमेशा ऐड होता है पैरेलल, क्या ऐड, कैसे ऐड होता है बताइए, पैरेलल। लेकिन एमीटर हमेशा ऐड होता है सीरीज, क्लियर हुआ। सीरीज और पैरेलल समझिए, जैसे सपोज करिए ये एक वायर है, अब यहाँ पे अगर एमीटर लगाना है जैसे, और सपोज करिए यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, क्लियर हुआ। अगर इसमें एमीटर लगाना है तो ये सपोज करिए एमीटर है, इसका एक एंड इधर है एक एंड इधर है, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे, आई बात समझ में, सीरीज में। तो मतलब इसी के लाइन में ये हो गया आपका एमीटर वाला जॉइंट। अब उसके बाद ये जो भी आपका सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी हो, स्विच हो, ये लो स्विच, तो ये इस तरीके से ऐड होगा आपका एमीटर, आई बात समझ में। लेकिन इसी में अगर रेजिस्टेंस क्या वोल्टमीटर जोड़ना होता तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल जोड़ता है, ये इस तरीके से दिख रहा है ना, देखो पैरेलल कि मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट एक ही जगह पे ज्वाइंट होगा, इसका लास्ट पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका लास्ट पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट से ज्वाइंट होता है, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन जब दोनों का फर्स्ट दोनों का लास्ट एक साथ ज्वाइंट होता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल। यानी ये वाला जो कनेक्शन हुआ ये कैसा हुआ, ये पैरेलल हुआ, और ये वाला जो कनेक्शन हुआ ये सीरीज कनेक्शन हुआ। बात क्लियर हुआ इतनी बार। तो अब यहाँ पे देखिए आप कनेक्शन चेक कीजिए, देखिए फर्स्ट में जो कनेक्शन है वो वोल्टमीटर सीरीज में जोड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो आपका कनेक्शन है, ये जो ऑप्शन में गिवन है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे आपका वोल्टमीटर जोड़ रखा है। तो देखिए देखते ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था एमीटर, तो पहला ऑप्शन गलत।
अब दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या हो रखा है। दूसरे ऑप्शन में आपका ऐसा लग रहा है कि कुछ सही सही है, ठीक है। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या है। दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे है वोल्टमीटर, क्लियर हुआ। ये आपका वोल्टमीटर और ये आपका एमीटर, क्लियर हुई बात। तो देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए एमीटर सीरीज में और वोल्टमीटर पैरेलल में, और इसका जब ये प्लस है तो इसका ये वाला एंड प्लस हो जाएगा और इधर से ये वाला माइनस, और ये वाला एंड इसका प्लस और ये वाला एंड माइनस, क्लियर हो। तो ये हो गया आपका, मतलब इधर आप प्लस इधर माइनस कर दीजिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कर रखा है थर्ड वाले में। थर्ड वाले में वोल्टमीटर को यहीं पे ऐड कर दिया, मतलब एमीटर भी सीरीज में वोल्टमीटर भी सीरीज में। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वोल्टमीटर किसमें होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, क्लियर हुई। फिर फोर्थ ऑप्शन में क्या कर दिया है, ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला सेम है, केवल यहाँ पे चेंज कर दिया है, उसमें इधर प्लस और इधर माइनस। तो ये गलत है क्योंकि जब प्लस इधर है, लेफ्ट में प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लेफ्ट में ही होना चाहिए, यहाँ राइट में कर दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज आवर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर वायर हैज डायमीटर, और इसका देखिए ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें कॉपर वायर का डायमीटर दे रखा है। अब आइए डायमीटर वगैरह आपको समझा देता हूँ वायर के केस में, ध्यान से देखिएगा। ये एक वायर है, क्या है ये एक कॉपर वायर, ठीक है। और वायर है तो ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल तो होगा ही। अब सिलेंड्रिकल होगा तो कुछ ना कुछ एक साइड से अगर आप देखेंगे ऐसे साइड व्यू, तो साइड व्यू जैसे ये देखिए, ये मार्क, ये सपोज कीजिए एक लॉन्ग वायर, इसका जो ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा, कुछ सर्कुलर सा दिखेगा। अब सर्कल है तो सीधी बात है रेडियस भी होगा डायमीटर भी होगा, आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये एक वायर है और ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर कितना है 0.5 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ मिलीमीटर है, काम नहीं चलेगा, हमें किसमें चाहिए, मीटर में चाहिए, क्लियर हुई। फिर उसके बाद देखिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब उसको बोलते हैं रो। तो रो गिवन है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया, क्लियर हुई। फिर उसके बाद बोल रहा है द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे आपका आर भी गिवन है, आर हो गया आपका 10 ओम, और हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एल, कि मतलब ये जो वायर है, ये वायर का ये दे रखा है इसका डायमीटर, ये दे रखा है रेजिस्टिविटी, ये दे रखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीज है। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि इसका लेंथ क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिविटी गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है। तो एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, तो सारे वैल्यू को रिप्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आर, ये इधर रो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद ये हो गया आपका एल बाई ए, तो ए को भी हटा दीजिए, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू हो गया आपका ये आर बाई रो इंटू में ए, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर ए बाई रो, ये बन गया आपका एल का फॉर्म। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए एरिया, वो भी एरिया मतलब क्या, ये जो वायर है, ये वायर का जो ये होगा ना ये वाला पोर्शन, तो ये सर्कुलर वाला एरिया चाहिए। बात समझ में आया, कौन सा वाला एरिया चाहिए, सर्कुलर वाला। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एरिया के लिए होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल आर मतलब हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलीमीटर में, लेकिन हमेशा हमें किस में लेना है, मीटर में लेना है। तो मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या कर रही है, आप इसको सिंपल 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर ये ए मिल गया तो इस ए को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, क्लियर हुआ। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है
22/7 और r कितना है हमारा, r है 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका करना है हमें स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इसको अगर 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए जैसे वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवल अब कैलकुलेशन का पार्ट रखना है हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखिए ये हो गया हमारा L। अब L के यहाँ पे क्या करिए R, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए R कितना है, R हो गया आपका 10 ओम इंटू एरिया। एरिया कितना है बताइए, L इक्वल टू ये हो गया 10 और एरिया इधर से हमने निकाला हुआ, तो एरिया कितना हो गया बताइए, ये हो गया 3.14 इंटू में 10⁻, कहाँ गया मैं, ये रहा 0.25 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया। फिर उसके बाद ये देखिए रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के बाद ये आएगा आपका L इज इक्वल टू 122.6 मीटर। ठीक है, ये आएगा लेंथ। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है। अब इसको स्क्वायर कीजिए 10⁻⁻3, तो ये 2 बार स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। फिर ये 0.25 को स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, फिर उसमें भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। फिर ये 10⁻⁻8 ऊपर जाके प्लस का आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट तो 10th लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, उतना अगर डिटेल में करने जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक बार आइए मैं आपको रिकैप करा दूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा था एक वायर है लंबा सा, हमें नहीं पता कितना लंबा है, वो लंबाई हमें निकालना। ठीक है, और क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और इधर से डायमीटर गिवन है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले का नाम है R = ρL/A। रो मतलब रेजिस्टिविटी, L मतलब लेंथ ऑफ वायर और A मतलब होता है ये जो वायर है वायर का एरिया। तो देखिए अगर ये डायरेक्ट एरिया गिवन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हम सिंपल सा एरिया रख देते आ जाता। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट एरिया नहीं गिवन है, तो वो एरिया हमने कहां से निकाला, वो इधर से डायमीटर गिवन था, उस डायमीटर की हेल्प से हमने एरिया निकाला। फिर उस एरिया को इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करके ये निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज डबल। बात समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर उसने डायमीटर को डबल कर दिया, मतलब क्या हुआ समझिए, डायमीटर को डबल कर दिया मतलब सपोज कीजिए कि ये वायर था, इसका डायमीटर इतना था। ठीक, अब उसने इस वायर को उठा के इसका डबल मतलब इतना मोटा कर दिया। ठीक है, समझ में आया, ये वायर है लंबा सा और इस वायर को मोटा इतना कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो आइए पता कर लेते हैं क्या होगा। तो देखिए अगर सिंपल सी बात है कि अगर एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, याद कीजिए आप, ये होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब ये हुआ कि देखिए 1/में, मतलब ये हुआ कि अगर एरिया बढ़ रहा है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, इसका यही मतलब होता है कि अगर एरिया अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए पतला सा रास्ता है, उसमें से आपको जाना है, तब ज्यादा दिक्कत होगा, या फिर रास्ता में चौड़ा कर दिया, अब इसके अंदर से किसी इंसान को चलना है। ठीक है, इस वाले रोड पे ज्यादा दिक्कत होगा या इस वाले रोड पे, बताइए आप सिंपल सा। ये बढ़िया खुला रोड है, इसमें इंसान आसानी से चल सकता है ना। और समझ में, मतलब ये हुआ कि इसमें कंजेस्टेड कम होगा, मतलब रुकावटें कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। यानी रास्ता जितना चौड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी हो गया कि रेजिस्टेंस
क्या होता है, कम हो जाता है कि अगर हमने एरिया कम कर दिया। मतलब कि ये वाला जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और ये जो हमने डबल कर दिया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, कह रहा है द रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड, कि जब हम ये डायमीटर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस अनचेंज्ड रहेगा। अनचेंज्ड मतलब बदलेगा नहीं। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता, हमें पता रेजिस्टेंस बदल जाता है। और वो भी क्या होगा, जैसे इसको कम करें वो बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब यही सपोज करिए इसी वायर को अगर हम और पतला कर देते तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाता। बात समझ में आया? फिर कह रहा था रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि रेजिस्टेंस इसके ओरिजिनल वैल्यू से 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कि रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होगा? फिर कह रहा था रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, कि रेजिस्टेंस इसके 1/4 हो जाएगा। तो आप बताइए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो कम ही होगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद और देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कि नन ऑफ द अबव, कि इसका जो कोई सा भी नहीं। तो हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो कितना कम होगा, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अभी निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो वाला ऑप्शन में कम हो रहा है वही वाला ऑप्शन आप कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन में जाएंगे तो फिर क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।